पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। इस वर्चुअल बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष भाग लेंगे। इस बैठक में कौन कौन नेता शामिल होंगे उसकी लिस्ट भी आ गई है। आम आदमी पार्टी, आरजेडी, एआईएमआईएम को इस मीटिंग का न्योता नहीं मिला है। खबर है कि जिस पार्टी के 5 से कम लोकसभा के सांसद हैं उन्हें बैठक के लिए न्योता नहीं दिया गया है। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। सीमा पर अप्रैल में शुरू हुए तनाव के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने इस संबंध में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारत के कमांडिंग अफसर को मारे जाने से पूर्व सैनिक और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहद खफा हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि उस भारतीय अफसर का कोर्ट मार्शल करना चाहिए जिसने अपने कमांडिंग अफसर के वीरगति प्राप्त होने पर भी दुश्मन पर फायरिंग की इजाजत नहीं दी। कैप्टन ने पूरी घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि आर्म्ड होते हुए भी आपने अपने कमांडिंग अफसर के मारे जाने पर गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि इस पर यकीन करना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 दिन बाद इस खुलासे पर भी सवाल उठाए कि भारतीय जवान झड़प के वक्त बंदूकों से लैस थे। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो कमांडिंग अफसर के शहीद होने पर भी गोली न चलाकर भारतीय सेना ने अपना मनोबल गिराया है। 1965 की जंग लड़ चुके अमरिंदर ने पूछा कि देश को ये पता लगना चाहिए कि पेट्रोलिंग टीम को क्या हथियार न ले जाने का कोई आदेश था, और अगर था तो किसने दिया था और कौन इसका जिम्मेदार है। पूर्व सैनिक कैप्टन ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को बताएं कि आखिर क्यों हमने अपमान का ये घूंट पिया। धोखेबाज चीन की एक नई करतूत सामने आई है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन गलवान नदी के बहाव को प्रभावित करने या उसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक चीन ऐसा उस जगह पर कर रहा है जो भारत चीन सैनिकों के हिंसक झड़प वाली जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। एनडीटीवी ने जो तस्वीर जारी की है उसमें दिख रहा है कि चीन के बुलडोजर वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस तरफ कुछ काम कर रहे हैं। इससे नदी के बहाव पर असर पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान नदी के सूखे हिस्से पर भारतीय सेना के ट्रक भी खड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि एलएसी के 2 किलोमीटर के भीतर है। ये जानकारी बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि गुरुवार को ही दोनों देशों के मेजर जनरल गलवान घाटी के ही पेट्रोल पॉइंट 14 पर मिले थे। ये वार्ता बेनतीजा रही है। चीनी सैनिक फिलहाल झड़प वाली जगह पर ही हैं। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस सवाल पर पलटवार किया है जिसमें राहुल ने सरकार से पूछा था कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे मरने के लिए क्यों भेजा गया। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि हमें सीधे तौर पर तथ्य समझ लेने चाहिए। सीमा पर तैनात सिपाही हमेशा हथियार साथ रखते हैं, खासकर तब जब वो अपनी जगह को छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून को गलवान घाटी में तैनात जवानों ने भी कुछ ऐसा ही किया, पर विदेश मंत्री ने बताया कि ये बहुत लंबे वक्त से होता आ रहा है कि आमने सामने होने की स्थिति में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके लिए उन्होंने 1996 और 2005 के समझौते का जिक्र भी किया। चीन के साथ जारी संघर्ष के बीच भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सरकार को 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने का मसौदा दिया है। इसमें 12 सुखोई Su-30 MKI और 21 MiG-29 शामिल हैं। वायुसेना ने 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन विमानों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और सरकार से जल्द इस पर फैसला करने की गुजारिश की है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह होने वाली रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में इस पर मुहर भी लग सकती है। जाहिर है इस खरीद में तेजी चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए लिया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसकी जगह भारत को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए खुद के रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आयात के विकल्प के लिए एक नई नीति बनाने पर काम कर रही है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय की गई है
जब लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष नए चरम पर पहुंच गया है। गडकरी ने कहा कि भारत अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि भले ही वर्तमान में चीन के सामानों की कीमतें आकर्षक हैं और भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां कुछ हिस्सों का आयात करके अच्छा मुनाफा कर रही हैं, लेकिन देश में स्थानीय स्तर पर हर चीज का उत्पादन करना चाहिए। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज चुनाव होगा। 19 सीटों में आंध्र प्रदेश और गुजरात से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय से 1-1 सीट पर चुनाव होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। कोरोना की वजह से यह चुनाव स्थगित किया गया था और अब कोरोना को लेकर खास इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में 4 सीटों पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा उम्मीदवार इरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती को पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित किया जा चुका है। तो वहीं अरुणाचल से भाजपा उम्मीदवार नबाम रेबिया की निर्विरोध जीत घोषित की जा चुकी है। आयोग ने कहा कि 19 जून की शाम को ही सभी 19 सीटों के लिए मतगणना होगी। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय रेलवे ने चीन की एक कंपनी को दिया गया 470 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है। हालांकि इसकी वजह बताई गई है काम में लेट लतीफी। रेलवे ने कहा है कि 4 साल में सिर्फ 20% काम हुआ है और इसी वजह से ये ठेका रद्द कर दिया गया है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL की ओर से बीजिंग की कंपनी नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशंस को यह ठेका दिया गया था। ठेके के तहत कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी कि मुगल सराय के बीच सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम होना था और ये काम इस चीनी कंपनी को दिया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। देश में चीनी कंपनियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता देख BCCI ने IPL के टाइटल स्पॉन्सर चीनी कंपनी वीवो पर स्पष्टीकरण दिया है। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक BCCI कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने साफ किया है कि IPL का टाइटल स्पॉन्सर वीवो फिलहाल IPL का हिस्सा बना रहेगा। BCCI ने इस पर कुछ तय नहीं किया है। अरुण धूमल के मुताबिक बोर्ड कोई अंतिम फैसला लेने से पहले भारत सरकार के स्पष्ट निर्देशों का इंतजार करेगी। धूमल ने कहा कि भारत में चीनी निवेश होगा या नहीं, ये फैसला BCCI तय करने वाली इकाई नहीं है। हालांकि कोषाध्यक्ष ने माना कि बोर्ड भारतीय लोगों की ओर से चीनी उत्पादों के विरोध के लिए उनके साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर CM केजरीवाल समेत दिल्ली NCR के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पूरे दिल्ली NCR को एक क्षेत्र के रूप में देखें और सभी नीतियां और प्रोटोकॉल एक समान हों। शाह बोले कि जैसे दिल्ली ने कोरोना टेस्ट की कीमत 2400 रुपये की है, वैसे ही NCR के बाकी क्षेत्र भी इस पर विचार करें। मतलब अब गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे उपनगरों में भी कोरोना टेस्ट की कीमत कम हो सकती है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ सभी एकजुट होकर आम रणनीति के तहत काम करें और जो कोई भी कोरोना टेस्ट कराना चाहे उनका टेस्ट करें। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग को अब अपराध माना जाएगा। इसके लिए कठोर दंड के प्रावधान होंगे, जिनमें जेल भी शामिल होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और PCB के मुख्य संरक्षक इमरान खान ने इसे लेकर नए कानून को मंजूरी दे दी है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC की भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता का पालन करता था, जिसमें सजा का प्रावधान बेहद कमजोर है। PCB के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष एहसान मनी जब इंग्लैंड दौरे की अनुमति लेने के लिए इमरान खान से मुलाकात करने गए थे, तभी इस मसौदे को भी हरी झंडी मिली थी। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसकी चपेट में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक इन हैकर्स को किसी विदेशी सरकार का समर्थन प्राप्त है। स्कॉट मॉरिसन ने सार्वजनिक तौर पर ज्यादा कुछ बताने से इनकार करते हुए कहा कि हम अभी इतना ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम किसी देश को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन मॉरिसन ने इसका इशारा जरूर किया है कि ये सरकार समर्थित काम ही है और दुनिया में ऐसी कम ही सरकारें हैं जो ऐसा कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलियन PM के मुताबिक उनके देश में बीते काफी वक्त से ऐसा हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है।
लेकिन लोगों को अब इससे जागरूक किया जा रहा है।